क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के सबसे अंधेरे और अमानवीय क्षणों में भी इंसान अपने अस्तित्व का अर्थ कैसे ढूंढ सकता है? जब सब कुछ, स्वतंत्रता, परिवार और यहाँ तक कि जीने की उम्मीद छीन लिया जाए, तब भी क्या मनुष्य अपने भीतर एक ऐसी शक्ति पा सकता है जो उसे जीवित रहने और आशा बनाए रखने के लिए प्रेरित करे? विक्टर ई फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक ऐसी ही गहन, प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक यात्रा है जो हमें नाज़ी एकाग्रता शिविरों की भयावहता से लेकर मानव आत्मा की अटूट शक्ति तक ले जाती है। यह किताब न केवल एक जीवनी है, बल्कि यह एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक खोज भी है जो हमें सिखाती है कि जीवन का अर्थ दुख, हानि और यहाँ तक कि मृत्यु के सामने भी पाया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि एक मनोवैज्ञानिक, जिसने स्वयं नरक का सामना किया, ने कैसे अर्थ की खोज को मानव जीवन का आधार बनाया? क्या आप यह समझना चाहेंगे कि लोगोथेरेपी, फ्रैंकल का क्रांतिकारी सिद्धांत, हमें अपने जीवन में उद्देश्य कैसे ढूंढने में मदद कर सकता है? आइए, इस किताब की कहानी और शिक्षाओं को 4 भागों में गहराई से समझें और मानवता की इस अविस्मरणीय यात्रा में गोता लगाएं। परिचय। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग विक्टर ई फ्रैंकल की एक विश्व प्रसिद्ध किताब है जो उनकी आत्मकथात्मक कहानी और उनके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, लोगोथेरेपी, का मिश्रण है। यह किताब 2 मुख्य खंडों में बंटी है। पहला खंड फ्रैंकल के नाज़ी एकाग्रता शिविरों, विशेष रूप से थेरसियनस्टाड, कॉफरिंग, तुर्कहेम और ऑशविच में बिताए गए समय का मार्मिक और गहन विवरण है। यहाँ उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, परिवार और पहचान खो दी, फिर भी उन्होंने मानव आत्मा की शक्ति और अर्थ की खोज के माध्यम से जीवित रहने का रास्ता खोजा। दूसरा खंड लोगोथेरेपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जो फ्रैंकल का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसमें यह विश्वास है कि मानव जीवन का प्राथमिक प्रेरक बल अर्थ की खोज है, न कि आनंद या शक्ति। यह किताब केवल एकाग्रता शिविरों की भयावहता की कहानी नहीं है, यह मानवता की जीत, आशा की शक्ति और जीवन के हर पहलू में उद्देश्य खोजने की कहानी है। फ्रैंकल, एक प्रशिक्षित मनोचिकित्सक और न्यूरोलॉजिस्ट, अपने अनुभवों को वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करते हैं, जो इस किताब को एक अनूठा और शक्तिशाली दस्तावेज बनाता है। मैं इस कहानी को 4 भागों में बांटकर प्रस्तुत करूंगा। भाग 1, एकाग्रता शिविरों में प्रवेश और अमानवीकरण। भाग 2, दुख और अर्थ की खोज। भाग 3, मुक्ति और पुनर्जनन। और भाग 4, लोगोथेरेपी और जीवन का अर्थ। प्रत्येक भाग में कई पैराग्राफ होंगे जो फ्रैंकल के अनुभवों, भावनाओं और दार्शनिक अंतर्दृष्टि को गहराई से और उदाहरणों के साथ समझाएंगे। यह किताब न केवल हमें इतिहास की सबसे अंधेरी अवधि में झांकने का मौका देती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने की प्रेरणा भी देती है। आइए, इस प्रेरणादायक और गहन यात्रा को शुरू करें। भाग 1, एकाग्रता शिविरों में प्रवेश और अमानवीकरण। विक्टर ई फ्रैंकल, एक युवा और प्रतिभाशाली मनोचिकित्सक, 1942 में अपने परिवार के साथ वियना में रह रहे हैं जब नाज़ी सैनिक उन्हें गिरफ्तार करते हैं। यह वह समय है जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर है और यहूदी समुदाय पर नाज़ी अत्याचार बढ़ रहे हैं। फ्रैंकल, उनकी पत्नी टिली और उनके माता-पिता को थेरसियनस्टाड एकाग्रता शिविर में भेजा जाता है। यह पहला दृश्य हमें फ्रैंकल की सामान्य जिंदगी से एक भयावह और अनिश्चित दुनिया में ले जाता है। ट्रेन में, जो उन्हें शिविर की ओर ले जा रही है, फ्रैंकल अपने साथियों की आंखों में डर और निराशा देखते हैं। वह एक मनोवैज्ञानिक के रूप में इस अनुभव को देखना शुरू करते हैं, यह सोचते हुए कि इंसान इस अमानवीय स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करता है। ट्रेन का माहौल, ठंड, भूख और अनिश्चितता उनके लिए एक नई वास्तविकता का प्रतीक है। यह दृश्य किताब का मंच तैयार करता है, पाठक को उस भयावहता से परिचित कराता है जो फ्रैंकल और लाखों अन्य लोगों ने सहन की। यह हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है, जब सब कुछ छीन लिया जाए, तब इंसान अपनी मानवता को कैसे बचाए रखता है। थेरसियनस्टाड में पहुंचने पर
फ्रैंकल और अन्य कैदियों को तुरंत अमानवीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उनके कपड़े छीन लिए जाते हैं, उनके सिर मुंडे जाते हैं और उन्हें नंबरों से पुकारा जाता है। फ्रैंकल का नाम अब केवल एक संख्या है, 119104। यह प्रक्रिया उनकी पहचान को मिटाने का प्रयास है, उन्हें एक व्यक्ति से एक वस्तु में बदलने का। फ्रैंकल इस अनुभव को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, यह नोट करते हुए कि यह अमानवीकरण न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक भी है। नाजी गार्डों की क्रूरता और शिविर का माहौल, ठंडी बैरकें, अपर्याप्त भोजन और निरंतर मृत्यु का भय कैदियों को टूटने के लिए मजबूर करता है। फिर भी फ्रैंकल अपने भीतर एक छोटी सी आशा की किरण देखते हैं। वह अपनी पत्नी टिली की यादों और अपने वैज्ञानिक कार्य को पूरा करने की इच्छा को पकड़कर रखते हैं। यह दृश्य फ्रैंकल की मानसिक शक्ति को उजागर करता है और यह हमें उनके लोगोथेरेपी के मूल सिद्धांत से परिचित कराता है। अर्थ की खोज इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रख सकती है। पाठक को यहाँ फ्रैंकल की आंतरिक उथल-पुथल और उनकी बौद्धिक जिज्ञासा का मिश्रण दिखता है, जो किताब का एक महत्वपूर्ण तत्व है। फ्रैंकल को जल्द ही ऑशविट्स, नाजी एकाग्रता शिविरों में सबसे कुख्यात, भेजा जाता है। यहाँ का माहौल और भी भयावह है। चयन प्रक्रिया, जिसमें गार्ड यह तय करते हैं कि कौन काम करेगा और कौन गैस चैम्बर में मरेगा, फ्रैंकल के लिए एक मनोवैज्ञानिक आघात है। वह देखते हैं कि कैसे कुछ कैदी तुरंत हार मान लेते हैं, जबकि अन्य अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। फ्रैंकल इस प्रक्रिया को 3 मनोवैज्ञानिक चरणों में बांटते हैं। पहला चरण है आघात और अविश्वास, जब कैदी अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते। ऑशविट्ज की भट्टियों से उठता धुआं और मृत्यु की गंध फ्रैंकल को यह एहसास दिलाती है कि वह किसी भी क्षण मर सकते हैं। फिर भी वह अपने मन में एक लक्ष्य रखते हैं, अपने अनुभवों को एक किताब में लिखना, ताकि दुनिया को मानव आत्मा की शक्ति के बारे में बताया जा सके। यह दृश्य फ्रैंकल के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को गहराई देता है और यह हमें उनके साहस और बौद्धिक प्रतिबद्धता से परिचित कराता है। ऑशविट्ज का माहौल पाठक को उस भयावहता की गहराई में ले जाता है और फ्रैंकल की आशा की छोटी सी किरण कहानी में एक शक्तिशाली विरोधाभास पैदा करती है। शिविरों में जीवन एक अंतहीन संघर्ष है। फ्रैंकल और अन्य कैदी भूख, ठंड और क्रूर श्रम से जूझते हैं। गार्डों की हिंसा और कैदियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा शिविर के माहौल को और जहरीला बनाती है। फ्रैंकल नोट करते हैं कि कुछ कैदी अपनी मानवता खो देते हैं, दूसरों के खिलाफ हिंसक या स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन वह यह भी देखते हैं कि कुछ लोग, यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी, दया और साहस दिखाते हैं। एक उदाहरण में, एक कैदी अपनी रोटी का टुकड़ा एक और भूखे कैदी को देता है, यह जानते हुए कि वह स्वयं भूखा रहेगा। फ्रैंकल इन क्षणों को मानव आत्मा की जीत के रूप में देखते हैं। वह अपने मन में टिली की छवि को जीवित रखते हैं, उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए। यह दृश्य फ्रैंकल की भावनात्मक गहराई को उजागर करता है और यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और यादें इंसान को सबसे अंधेरे समय में भी बचा सकती हैं। यहाँ फ्रैंकल का लोगोथेरेपी का विचार पहली बार उभरता है। जीवन का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी आंतरिक पसंद से आता है। भाग 2, दुख और अर्थ की खोज। एकाग्रता शिविरों में समय बीतने के साथ फ्रैंकल और अन्य कैदी अपने नए जीवन के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं। यह दूसरा मनोवैज्ञानिक चरण है, जिसे फ्रैंकल उदासीनता कहते हैं। कैदी अब आघात से उबर चुके हैं और एक तरह की भावनात्मक सुन्नता में जीने लगते हैं। यह सुन्नता उन्हें दैनिक भयावहता, मृत्यु, हिंसा और भूख से निपटने में मदद करती है। फ्रैंकल इस चरण को एक रक्षा तंत्र के रूप में देखते हैं, जो कैदियों को मानसिक रूप से जीवित रखता है। लेकिन वह यह भी नोट करते हैं कि यह उदासीनता खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह इंसान को अपनी मानवता से दूर ले जा सकती है। फ्रैंकल स्वयं को इस सुन्नता से बचाने के लिए अपने वैज्ञानिक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
वह अपने मन में एक किताब की रूपरेखा तैयार करते हैं जिसमें वह अपने अनुभवों और लोगोथेरेपी के सिद्धांतों को लिखना चाहते हैं। यह दृश्य फ्रैंकल की मानसिक अनुशासन को दर्शाता है और यह हमें उनके दृढ़ संकल्प से परिचित कराता है। पाठक यहाँ फ्रैंकल की आंतरिक लड़ाई को देखता है। वह एक तरफ दुख और निराशा से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ अपने उद्देश्य को पकड़कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दुख शिविर जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और फ्रैंकल इसे एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करते हैं। वह कहते हैं कि दुख अपरिहार्य है, लेकिन यह अर्थहीन नहीं है। फ्रैंकल एक उदाहरण देते हैं। एक कैदी जो अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मना रहा है, फ्रैंकल से पूछता है कि जीवन का क्या अर्थ है। फ्रैंकल उसे बताते हैं कि उसका दुख उसकी पत्नी के लिए उसके प्रेम का प्रमाण है और यह प्रेम स्वयं में एक अर्थ है। यह विचार लोगोथेरेपी का मूल है। अर्थ की खोज दुख को सहन करने की शक्ति देती है। फ्रैंकल स्वयं अपने दुख, टिली से बिछड़ने और अपने परिवार की अनिश्चितता के साथ इस सिद्धांत को लागू करते हैं। वह टिली के साथ काल्पनिक बातचीत करते हैं, उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए। यह दृश्य फ्रैंकल की भावनात्मक गहराई को उजागर करता है और यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और अर्थ दुख के बीच भी पाए जा सकते हैं। पाठक यहाँ फ्रैंकल के दार्शनिक दृष्टिकोण को देखता है, जो किताब का एक केंद्रीय तत्व है। फ्रैंकल शिविरों में कैदियों के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करते हैं। कुछ कैदी पूरी तरह टूट जाते हैं, अपनी आशा और मानवता खो देते हैं। अन्य लोग, जैसे फ्रैंकल, अपने लिए छोटे छोटे अर्थ ढूंढते हैं। एक उदाहरण में फ्रैंकल एक कैदी को सूर्यास्त की सुंदरता की ओर ध्यान देने के लिए कहते हैं, जो शिविर की भयावहता के बीच भी मौजूद है। यह छोटा सा क्षण उस कैदी को कुछ देर के लिए आशा देता है। फ्रैंकल यह नोट करते हैं कि अर्थ की खोज व्यक्तिगत है। यह किसी के लिए प्रकृति की सुंदरता हो सकती है, किसी के लिए परिवार की याद या किसी के लिए भविष्य का सपना। फ्रैंकल का अपना अर्थ उनके वैज्ञानिक कार्य और टिली की यादों में निहित है। वह अपने मन में एक किताब लिखने की योजना बनाते हैं और यह लक्ष्य उन्हें जीवित रखता है। यह दृश्य फ्रैंकल की मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को गहराई देता है और यह हमें लोगोथेरेपी के व्यावहारिक अनुप्रयोग से परिचित कराता है। पाठक यहाँ फ्रैंकल की आशावादी दृष्टिकोण को देखता है, जो शिविरों की निराशा के बीच एक शक्तिशाली विरोधाभास पैदा करता है। फ्रैंकल यह भी करते हैं कि स्वतंत्रता का अभाव इंसान को कैसे प्रभावित करता है। शिविरों में कैदियों को कोई विकल्प नहीं है, वे गार्डों के आदेशों का पालन करते हैं या मर जाते हैं। फिर भी फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान की एक आंतरिक स्वतंत्रता होती है जिसे कोई नहीं छीन सकता, अपनी परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। वह एक उदाहरण देते हैं। दो कैदी जो एक ही बैरक में रहते हैं, पूरी तरह अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक कैदी निराशा में डूब जाता है, जबकि दूसरा अपने साथियों की मदद करता है। फ्रैंकल इस अंतर को दृष्टिकोण की शक्ति के रूप में देखते हैं। वह स्वयं इस सिद्धांत को लागू करते हैं, गार्डों की क्रूरता को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए और अपने मन को अर्थ की खोज पर केंद्रित रखते हैं। यह दृश्य फ्रैंकल के दार्शनिक दृष्टिकोण को और गहराई देता है और यह हमें यह सिखाता है कि हमारी आंतरिक स्वतंत्रता हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शक्ति दे सकती है। पाठक यहाँ फ्रैंकल की नैतिक और बौद्धिक शक्ति को देखता है, जो किताब का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाग 3, मुक्ति और पुनर्जनन। 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ता है, फ्रैंकल को तुर्कहेम शिविर से मुक्त कर लिया जाता है। यह मुक्ति का क्षण, जिसकी उन्होंने वर्षों तक आशा की थी, उनके लिए एक मिश्रित अनुभव है। वह आज़ादी की खुशी महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही एक गहरी खालीपन भी। यह तीसरा मनोवैज्ञानिक चरण है, जिसे फ्रैंकल मुक्ति के बाद का आघात कहते हैं। कई कैदी मुक्त होने के बाद अपने जीवन का अर्थ खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था। फ्रैंकल को पता चलता है कि उनकी पत्नी टिली, उनके माता-पिता और उनके अधिकांश परिवार की मृत्यु हो चुकी है। यह हानि उनके लिए एक गहरा आघात है और वह अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं। फिर भी वह अपने वैज्ञानिक कार्य और लोगोथेरेपी के सिद्धांतों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए प्रेरित होते हैं।
यह दृश्य फ्रैंकल की भावनात्मक उथल-पुथल को उजागर करता है और यह हमें मुक्ति के बाद की जटिलताओं से परिचित कराता है। पाठक यहाँ फ्रैंकल की मानवीय कमजोरी और उनकी पुनर्जनन की इच्छा को देखता है। मुक्ति के बाद फ्रैंकल वियना लौटते हैं और अपने जीवन को पुनर्निर्माण शुरू करते हैं। वह एक मनोचिकित्सक के रूप में काम शुरू करते हैं और अपने अनुभवों को एक किताब में लिखने का फैसला करते हैं। यह किताब, जो बाद में मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बनती है, उनके लिए एक चिकित्सीय प्रक्रिया है। वह अपने दुख और हानि को अर्थ में बदलते हैं, यह मानते हुए कि उनकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। फ्रैंकल अपने मरीजों के साथ काम करते हुए लोगोथेरेपी को और विकसित करते हैं। वह एक उदाहरण देते हैं, एक मरीज जो अपने बच्चे की मृत्यु का शोक मना रहा है, फ्रैंकल से मदद मांगता है। फ्रैंकल उसे सिखाते हैं कि उसका दुख उसके प्रेम का प्रमाण है और वह अपने बच्चे की याद को एक सकारात्मक कार्य, जैसे कि दूसरों की मदद करना, में बदल सकता है। यह दृश्य फ्रैंकल की चिकित्सीय प्रतिभा को दर्शाता है और यह हमें लोगोथेरेपी के व्यावहारिक अनुप्रयोग से परिचित कराता है। पाठक यहाँ फ्रैंकल की पुनर्जनन की यात्रा को देखता है, जो किताब का एक प्रेरणादायक हिस्सा है। फ्रैंकल यह भी करते हैं कि मुक्ति के बाद समाज में पुनर्समायोजन कितना मुश्किल हो सकता है। कई पूर्व कैदी बदले की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि अन्य लोग अपने अनुभवों को भूलने की कोशिश करते हैं। फ्रैंकल एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। वह कहते हैं कि नाज़ी अत्याचारों को न तो भूलना चाहिए, न ही उनसे बदला लेना चाहिए। इसके बजाय इन अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, ताकि मानवता भविष्य में ऐसी भयावहता से बच सके। फ्रैंकल अपने अनुभवों को व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से साझा करते हैं और उनकी किताब दुनिया भर में लोकप्रिय हो जाती है। यह दृश्य फ्रैंकल की सामाजिक जिम्मेदारी को उजागर करता है और यह हमें यह सिखाता है कि दुख को सकारात्मक परिवर्तन में बदला जा सकता है। पाठक यहाँ फ्रैंकल की वैश्विक प्रभाव को देखता है, जो किताब का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाग 4, लोगोथेरेपी और जीवन का अर्थ। किताब का दूसरा खंड लोगोथेरेपी, फ्रैंकल के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, की विस्तृत व्याख्या करता है। लोगोथेरेपी का मूल विचार यह है कि मानव जीवन का प्राथमिक प्रेरक बल अर्थ की खोज है। फ्रैंकल इसे फ्रायड के आनंद सिद्धांत और एडलर की शक्ति की इच्छा से अलग करते हैं। वह कहते हैं कि इंसान केवल आनंद या शक्ति के लिए नहीं जीता, वह अर्थ के लिए जीता है। फ्रैंकल 3 तरीकों की पहचान करते हैं जिनसे इंसान अर्थ पा सकता है। 1. सृजनात्मक कार्य या कर्म के माध्यम से, जैसे कि कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा। 2. अनुभवों के माध्यम से, जैसे कि प्रेम, प्रकृति या कला। और 3. दुख के प्रति दृष्टिकोण के माध्यम से, जब इंसान अपरिहार्य दुख को साहस और गरिमा के साथ सहन करता है। यह दृश्य लोगोथेरेपी के सैद्धांतिक ढांचे को प्रस्तुत करता है और यह हमें फ्रैंकल की बौद्धिक गहराई से परिचित कराता है। पाठक यहाँ लोगोथेरेपी की सार्वभौमिक प्रासंगिकता को देखता है। फ्रैंकल लोगोथेरेपी को अपने मरीजों के साथ लागू करने के कई उदाहरण देते हैं। एक मरीज, जो आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है, फ्रैंकल से मदद मांगता है। फ्रैंकल उसे पूछते हैं कि वह क्यों जीवित रहना चाहता है। मरीज अपनी बेटी का जिक्र करता है, जिसे वह बहुत प्यार करता है। फ्रैंकल उसे सिखाते हैं कि उसकी बेटी के लिए उसका प्रेम एक अर्थ है, जो उसे जीवित रख सकता है। यह दृश्य लोगोथेरेपी की व्यावहारिक शक्ति को दर्शाता है और यह हमें यह सिखाता है कि अर्थ की खोज व्यक्तिगत और गहन हो सकती है। फ्रैंकल यह भी कहते हैं कि अर्थ स्थिर नहीं है, यह हर व्यक्ति और हर स्थिति के लिए अलग हो सकता है। यह विचार लोगोथेरेपी को अन्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से अलग करता है और यह किताब का एक केंद्रीय तत्व है। पाठक यहाँ फ्रैंकल की चिकित्सीय प्रतिभा को देखता है, जो किताब का एक प्रेरणादायक हिस्सा है। फ्रैंकल यह भी कहते हैं कि आधुनिक समाज में अर्थ की कमी एक प्रमुख समस्या है। वह इसे अस्तित्वगत शून्यता कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। यह शून्यता अवसाद, नशे और हिंसा का कारण बन सकती है। फ्रैंकल का मानना है कि लोगोथेरेपी इस शून्यता को भरने में मदद कर सकती है। वह कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन का अर्थ स्वयं खोजना होगा, इसे कोई और नहीं दे सकता। फ्रैंकल एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति
जो अपनी नौकरी से असंतुष्ट है, फ्रैंकल से सलाह मांगता है। फ्रैंकल उसे सिखाते हैं कि वह अपनी नौकरी को एक बड़े उद्देश्य, जैसे कि अपने समुदाय की सेवा, से जोड़ सकता है। यह दृश्यता लोगोथेरेपी की सार्वभौमिक प्रासंगिकता को दर्शाता है और यह हमें यह सिखाता है कि अर्थ हर दिन और हर कार्य में पाया जा सकता है। पाठक यहाँ फ्रैंकल की आधुनिक समाज के लिए उनकी प्रासंगिकता को देखता है। लोगोथेरेपी का अंतिम विचार यह है कि इंसान अपनी नियति के लिए जिम्मेदार है। फ्रैंकल कहते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदल सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। वह अपने शिविर के अनुभवों को इस विचार के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि शिविरों में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अपनी मानवता को बचा लिया, यह चुनकर कि वह दुख को अर्थ के साथ सहेंगे। फ्रैंकल अपने पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में भी ऐसा ही करें। यह दृश्य लोगोथेरेपी के नैतिक और दार्शनिक निहितार्थों को गहरा करता है और यह हमें फ्रैंकल की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराता है। यहाँ पाठक फ्रैंकल की यात्रा के पूर्ण चक्र को देखता है, वह एक कैदी से एक वैश्विक प्रेरणा बनते हैं। निष्कर्ष: मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक ऐसी किताब है जो दुख, आशा और मानव आत्मा की अटूट शक्ति की कहानी है। यह हमें विक्टर फ्रैंकल की यात्रा के माध्यम से नाजी एकाग्रता शिविरों की भयावहता से लेकर लोगोथेरेपी की बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक लेती है। 4 भागों में बांटकर प्रत्येक पैराग्राफ फ्रैंकल के अनुभवों, भावनाओं और दार्शनिक अंतर्दृष्टि को गहराई देता है। लोगोथेरेपी का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन का अर्थ हर स्थिति में पाया जा सकता है, चाहे वह कितना भी दुखदायी क्यों न हो। यह किताब न केवल एक जीवंत आत्मकथा है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और दार्शनिक मशाल है जो हमें अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने की प्रेरणा देती है। चाहे आप दुख से जूझ रहे हों या अपने जीवन में उद्देश्य की तलाश में हों, यह किताब आपको प्रभावित करेगी और आपको बदल देगी। फ्रैंकल की कहानी और शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि मानवता की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अर्थ की खोज में निहित है।